तथा संकल्पकर्ता ऋषि परंपरा के प्रतिनिधि महात्मा हंसराज के तप का प्रतिफलन हंसराज कॉलेज और महात्मा हंसराज के स्वप्न तथा संकल्पों को निरंतर शिखर की ओर ले जाने को दृढ़ प्रतिज्ञ हम सब की आदरणीय प्रोफेसर रमा मैडम, प्राचार्य हंसराज कॉलेज, आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय प्रोफेसर करुणाशंकर उपाध्याय जी, हिंदी विभाग के सभी समादृत प्राध्यापकगण, दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों एवं देश भर के भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों से सहभागिता कर रहे प्राध्यापकगण और प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित आज के इस महत्वपूर्ण व्याख्यान में हमारे साथ मुंबई विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर करुणाशंकर उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आज हम सभी को उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। कार्यक्रम हम सभी के लिए लाभकारी होगा, इस विश्वास के साथ मैं स्वागत वक्तव्य एवं आशीर्वचन के लिए हम सब की आदरणीय प्रोफेसर रमा मैम को आमंत्रित करता हूं कि वो हमारा मार्गदर्शन करें, आशीर्वचन दें और हमारे आज के मुख्य वक्ता का स्वागत करें। आदरणीय प्रोफेसर रमा मैम। धन्यवाद वेद प्रकाश जी। आदरणीय प्रोफेसर करुणाशंकर उपाध्याय, मुंबई विश्वविद्यालय हिंदी विभाग, डॉक्टर वेद प्रकाश, डॉक्टर महेंद्र प्रजापति, डॉक्टर प्रभांशु, टेक्निकल टीम के हमारे मुख्य अमित चौहान और हमारे जो प्रतिभागियों में हमारे प्राध्यापक गण, हमारे सभी विद्यार्थी गण, मैं हंसराज कॉलेज के की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का यह जो व्याख्यान है, यह विशेष व्याख्यान है प्रोफेसर करुणाशंकर उपाध्याय का पाश्चात्य काव्य शास्त्र, जिसमें वो आज हमसे अरस्तु और लॉन्जाइनस के चिंतन पर बातचीत करेंगे। यह जो विशेष व्याख्यान है, यह व्याख्यान हमने विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखा है और मुझे लग रहा है कि प्रोफेसर करुणाशंकर उपाध्याय, जिनसे मैं अभी थोड़ी देर पहले ही उनको कह रही थी कि हम आपको बहुत परेशान करते हैं हंसराज कॉलेज की तरफ से, क्योंकि उनकी व्यस्तता मैं देखती हूँ लगातार बनी रहती है। चैनल्स के माध्यम से, कई व्याख्यान के माध्यम से निरंतर वे चिंतनशील रहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप इतनी व्यस्तता के बीच में से भी हर बार हंसराज कॉलेज के अनुरोध को आप स्वीकार करते हैं, इसके लिए प्रोफेसर करुणाशंकर, आपका हंसराज कॉलेज की तरफ से विशेष धन्यवाद, विशेष आभार। मैं आप सब के प्रति हंसराज कॉलेज की ओर से आभार प्रकट करते हुए पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मुझे पूरा विश्वास में व्यक्त करती हूँ कि प्रोफेसर करुणाशंकर उपाध्याय का आज का वक्तव्य सुनने के बाद न केवल हमारे विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा के लिए, अपने पाठ्यक्रम के लिए सामग्री मिलेगी, बल्कि हमारे जो शिक्षक हैं, हम प्राध्यापक गण भी इनके वक्तव्य से लाभान्वित होंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं और पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन। डॉक्टर वेद प्रकाश। धन्यवाद मैम, आपके आशीर्वचनों के लिए और आपके मार्गदर्शन के लिए। निश्चित रूप से मित्रों, शास्त्र जो है वो बड़ा कठिन विषय माना जाता है और जब हम काव्य शास्त्र की बात करते हैं तो उसमें जब दो शब्द जुड़ते हैं, यानी काव्य भी है और उसका शास्त्र भी है, तो वह हम सब की जिज्ञासा का भी विषय है और उसमें किस गंभीरता से हम इन दोनों पक्षों को समझें, कैसे अपने विद्यार्थियों को समझाएं और हमारे विद्यार्थी इन दोनों ही विषयों को किस ढंग से समझें और अपने जीवन में अपनी परीक्षा के लिए इनको अपनाएं, दोनों ही महत्वपूर्ण आयाम हैं। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए पाश्चात्य काव्य शास्त्र के दो महत्वपूर्ण चिंतक, दो महत्वपूर्ण विद्वान अरस्तु और लॉन्जाइनस पर आज हम सर से व्याख्यान सुनेंगे। जैसा कि अभी आदरणीय मैडम ने भी बताया कि प्रोफेसर करुणाशंकर उपाध्याय वरिष्ठ विद्वान हैं, भाषा, साहित्य, संस्कृति, अनेक विषयों में आपके व्याख्यान लगातार हम सबको सुनने को मिलते हैं। सर का परिचय
बहुत लंबा है, मैं उसको पढ़ने लगूंगा तो मुझे लगता है एक लंबा समय लगेगा। और मैं यदि संक्षेप में ही कहूं तो भाषा साहित्य और विविध विधाओं के भारतीय संस्कृति के चितेरे प्रकांड विद्वान के रूप में आप विख्यात हैं। मुंबई विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में आप प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। मैं सर को सीधे आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें पाश्चात्य काव्य शास्त्र के इन दो महत्वपूर्ण चिंतकों के ऊपर, अरस्तु और लॉन्जाइनस। सर का हार्दिक स्वागत है। मैं सबसे पहले हंसराज महाविद्यालय की आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर रमा मैडम को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। उन्होंने आपसे बातचीत करने का अवसर दिया। साथ ही हिंदी विभाग के डॉक्टर वेद प्रकाश जी, डॉक्टर महेंद्र प्रजापति जी एवं समस्त प्राध्यापकों को और इससे जुड़े हुए जितने प्राध्यापक एवं विद्यार्थी हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि अरस्तु ऐसा नाम है जिनको महामनीषी की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। भले ही हम सब प्लेटो से पाश्चात्य काव्य शास्त्र के शुभारंभ की बात करते हैं, लेकिन सही मायने में अगर सैद्धांतिक प्रवर्तन की दृष्टि से देखा जाए तो अरस्तु जो है पहले विधिवत काव्य शास्त्री हैं, पाश्चात्य जगत के पहले विधिवत आलोचक हैं, जो न केवल सिद्धांत का प्रवर्तन करते हैं बल्कि व्यावहारिक समीक्षा के क्षेत्र में भी होमर की कविताओं के विश्लेषण में भी अपनी गति का परिचय देते हैं। अरस्तु को महामनीषी कहा जाता है। वो प्लेटो के शिष्य थे, सिकंदर जैसे प्रख्यात योद्धा और राजा के गुरु थे, और ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म जो है यूनान में स्थिगिरा नामक स्थान पर 385 ईस्वी पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के 385 साल पहले हुआ था। अरस्तु बचपन से ही मेधावी थे और ज्ञान विज्ञान के जितने अनुशासन हैं वह केवल साहित्य का ही अध्ययन नहीं करते, दर्शन का, शास्त्र का, समाज विज्ञान का, इतिहास का, भूगोल का, चिकित्सा विज्ञान का, भौतिकी का, रसायन का, गणित का, यानी ज्ञान विज्ञान के उस समय जितने भी प्रचलित अनुशासन थे या विद्या शाखाएं थी, उन हर विद्या शाखा में उनकी गति थी, उसका उन्होंने अध्ययन किया था। इसलिए कहा जाता है कि कभी अगर बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा तो भी चलता है, लेकिन आलोचक के लिए बहुश्रुत होना, बहुपठित होना बहुत जरूरी माना जाता है। आलोचक के पास जितना विराट अध्ययन होगा, ज्ञान विज्ञान की जितनी सामग्री वह पचा जाएगा, वह उतना ही बड़ा आलोचक होगा। इसलिए विश्व के जो 3 सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं उसमें से एक महत्वपूर्ण आलोचक जो है वह अरस्तु हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर अरस्तु, मैथ्यू आर्नल्ड और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को विश्व के 3 श्रेष्ठतम आलोचकों में मानता हूँ। तो अरस्तु विश्व के सर्वश्रेष्ठ आलोचकों में से हैं और प्लेटो इनसे इतने प्रभावित थे कि जैसा कि आप जानते हैं उन्होंने स्वयं इन्हें अपने विद्यापीठ का मस्तिष्क कहा था। उनके विद्यापीठ में या उन प्लेटो की अकादमी में पढ़ने वाले जो छात्र थे वह सब शरीर थे। उस शरीर में अगर कोई मस्तिष्क था तो वह अरस्तु थे। यह बात प्लेटो ने जो है स्वयं कही थी। प्लेटो ने इनसे प्रसन्न होकर ही इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और प्लेटोनिक अकादमी का इन्हें अध्यक्ष बनाया था। ये 368 ईस्वी पूर्व से लेकर 348 ईस्वी पूर्व तक प्लेटोनिक अकादमी के जो है अध्यक्ष रहे। मित्रों, अरस्तु आचार्य हैं, ध्यान रखिए, और भारतीय परंपरा में उसे ही आचार्य कहा गया है जो प्रस्थान प्रवर्तक होता है, जो किसी सिद्धांत का प्रवर्तन करता है, जो किसी युग का प्रवर्तन करता है, जो किसी नई विचारधारा का प्रवर्तन करता है, नई चिंताधारा का प्रवर्तन करता है, वही आचार्य होता है। इसलिए इनको आचार्य कहा गया है, महामनीषी कहा गया है। ये चाणक्य के समकालीन थे
इसलिए इनकी प्रतिभा और चाणक्य की प्रतिभा की भी तुलना होती रही है। सबसे पहले अरस्तु के जब चिंतन पर हम आते हैं, इनका काव्य चिंतन 3 सिद्धांतों से जुड़ा है। पहला तो अनुकरण सिद्धांत है, दूसरा त्रासदी सिद्धांत है और तीसरा विरेचन सिद्धांत है। जैसा कि आप जानते हैं, इनके पहले इनके गुरु प्लेटो ने अनुकरण पर बातचीत की थी और जब उन्होंने अनुकरण का विचार किया तो उनके सामने होमर की कविताएं थी। होमर के महाकाव्य इलियड और ओडिसी थे, उस समय की त्रासदियां थी और प्लेटो जिनको लेकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं थे। प्लेटो को नाराजगी इस बात की थी तो होमर ने अपने महाकाव्यों में देवताओं की स्तुतियों के बजाय उनकी निंदा की है, उनकी आलोचना की है। इस कारण उनका कहना था कि अगर कोई चीज यथार्थ है, सत्य है, तो वह प्रत्यय है, विचार है। प्लेटो का कहना था जो विचार है वही सत्य है और उसका जो सृष्टा है, उसका जो निर्माता है, वह ईश्वर है। उनका कहना था कि विचार के अनुकरण पर, विचार की नकल पर जो कलाकार होता है, कारीगर होता है, बढ़ई होता है, वह वस्तु का निर्माण करता है। यानी जैसे पलंग के निर्माण का विचार आया तो बढ़ई जो है उस विचार के आधार पर, उसकी नकल पर वस्तु का या पलंग का, कुर्सी का, टेबल का निर्माण करता है, तो वह वस्तु जगत हुआ और एक प्रकार से विचार जगत का अनुकरण हुआ। उसके बाद जब कोई कवि या चित्रकार उस पलंग को देखकर, उस कुर्सी टेबल को देखकर कोई चित्र बनाता है, कोई कविता लिखता है, वह कला जगत है। उसका कहना था कि विचार जगत का अनुकरण वस्तु जगत और वस्तु जगत का अनुकरण जो है वह कला जगत है। ऐसी स्थिति में जो कविता या कला है वह सत्य से तिगुना दूर होती है। इसलिए प्लेटो ने अनुकरण को हेय माना था, लेकिन जब अरस्तु ने इस पर विचार किया तो उन्होंने उसे हेय नहीं कहा। उन्होंने अनुकरण का संबंध प्रकृति से जोड़ा। उन्होंने कहा कि अनुकरण जो है प्रकृति से संबद्ध है, प्रकृति का अनुकरण है। और उन्होंने यह कहा कि अनुकरण में पुनः सृजन होता है, पुनरुत्पादन होता है। जो कवि या कलाकार होता है वह अपनी रचनात्मक प्रतिभा के माध्यम से किसी चीज का, किसी वस्तु का या प्रकृति का अनुकरण करता है। कला प्रकृति की अनुकृति है, ऐसा कह करके उन्होंने जीवन और जगत के पुनः सृजन को कविता और कला में प्रतिष्ठित करने का कार्य किया है। उन्होंने एक प्रकार से जो प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत है उसकी न केवल सीमाएं बतलाई बल्कि उसका विकास भी किया। इनका साफ साफ कहना था जो अनुकरण है वह हूबहू नकल नहीं है। एक प्रकार से उनका कहना था कि हम अनुकरण के माध्यम से सार्वभौम सत्य का निरूपण करते हैं। रचनाकार जो है अपनी संवेदनात्मक अनुभूतियों का एक प्रकार से विकास करता है। उन्होंने यह भी कहा कि अनुकरण कैसे होना चाहिए। कवि और कलाकार जब किसी चीज का अनुकरण करता है तो उन्होंने कहा कि वह 3 रूपों में अनुकरण करता है। पहला अरस्तु ने कहा कि जैसी वह है यह दिखाई देती है, यानी कोई चीज जैसी है यह हमें दिखाई देती है, हम वैसे उसकी अनुकरण करते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि जैसी वह समझी जाती है। कई बार कोई चीज जैसी होती है या जैसी दिखाई देती है वैसी वह समझी नहीं जाती, उसके उलट कई बार उसके ठीक विपरीत समझी जाती है या उसे अलहदा अलग समझी जाती है। उन्होंने फिर तीसरा कहा कि जैसी उसे होना चाहिए, यानी किसी चीज को कैसे होना चाहिए, यह भी जो है अनुकरण के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए उन्होंने कहा कि अनुकरण जो है पुनरुत्पादन है, मानस बिंब का पुनः सृजन है। यानी कवि या कलाकार के मन में जीवन जगत को देखकर, प्रकृति को देखकर जो बिंब निर्मित होता है, उसी बिंब को, उसी इमेज को जो कलाकार है, कवि है, वह अपनी रचना में उतारने का कार्य करता है। इसलिए उनका कहना था कि अनुकरण जो है संवेदना, ज्ञान और कल्पना के सहारे जीवन को आदर्शमय और पूर्ण बनाने का कार्य करता है।
इसलिए यह अनुकरण जो है यह वर्णीय है, यह एक प्रकार से आदरणीय है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अनुकरण जो है प्रकृति के अधूरे कार्य को पूरा करने का कार्य करता है, इसलिए प्रकृति जीवन के समग्र रूप का पर्याय है। अतः अनुकरण को हमें महत्तर दृष्टि से देखने की जरूरत है, वह त्याज्य और हेय नहीं है। जैसा कि प्लेटो ने कहा था, उनका यह भी कहना था कि जिन चीजों से जिनका हम प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, देखते हैं, जब हम उसे संवेदना के माध्यम से, अपनी अंतर्दृष्टि के माध्यम से अपने मन में ग्रहण करते हैं, पचाते हैं और अपनी कल्पना शक्ति और रचनात्मक प्रतिभा के द्वारा जब हम उसे पुनः सृजित करते हैं, तो उसका जो एक रूप होता है वह कलाकार को मानसिक विश्रांति प्रदान करता है, मानसिक परितोष प्रदान करता है। और पाठक जीवन में जिन चीजों को देखता है वह कई बार उससे दुखी रहता है, पाठक हो, दर्शक हो, प्रमाता हो, लेकिन जब वही चीज रचना में आती है तो वह आनंद की अनुभूति करता है। तो इसलिए कलाकार या कवि जीवन के किसी भी पक्ष को अगर अनुकरण के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है, यह पाठक के लिए, दर्शक के लिए, श्रोता के लिए उपयोगी है, आनंद प्रदान करने वाला है। इसलिए अनुकरण सिद्धांत को अरस्तु ने एक गरिमा और महिमा प्रदान करने का कार्य किया। मित्रों, अरस्तु जिसके लिए जाने जाते हैं, इनका जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह त्रासदी सिद्धांत है। चूंकि अरस्तु अभिजात्यवादी आलोचक हैं, अभिजात्यवादी विचारक हैं, क्लासिकिस्ट हैं, और इनके सामने उस समय यूनान में दो साहित्यिक रूप बहुत ज्यादा प्रचलित थे। एक महाकाव्य का आदर्श था, इनके सामने होमर के महाकाव्यों का आदर्श था, और दूसरा त्रासदी। उस समय यूनान में आप जानते हैं कि यूरिपिडीज हो, एस्किलस हो, तमाम त्रासदीकार त्रासदियां लिखते थे और उन त्रासदियों का मंचन होता था। वहाँ बड़े बड़े आप कह सकते हैं कि सभागार बनाए गए थे, और यूनानी जो है बहुत ज़्यादा कलाप्रिय थे, और त्रासदियों के मंचन को देखने के लिए बहुत बड़ा जमावड़ा होता था। इसलिए त्रासदी का जब उन्होंने विवेचन किया तो वह एक प्रकार से गीत नाट्य है, जिसमें आप देखेंगे गीतों का, कविताओं का भी प्रयोग होता है, और उसकी जो प्रस्तुति है, उसका जो लक्ष्य है वह मनुष्य को आनंद प्रदान करना है, वह एक प्रकार से उसके मन का उन्नयन करना है। जब अरस्तु ने त्रासदी पर विचार किया, यह इनका बहुत ही वैज्ञानिक और साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। और इनका जो काव्य शास्त्र है, जो इनकी रचना है, जिसका नाम पेरिपोएटिक्स है, जिसका अनुवाद पोएटिक्स हुआ और हिंदी में काव्य शास्त्र नाम से किया गया, जो इनके आलोचनात्मक चिंतन का आधार है, उसका अधिकांश हिस्सा जो है वह त्रासदी के विवेचन में ही समाप्त हुआ है। उसमें इन्होंने त्रासदी को परिभाषित किया और सूत्र वाक्य में कहा कि त्रासदी जो है कार्य व्यापार का अनुकरण है। यानी त्रासदी में जो एक्शन है, कार्य व्यापार यानी एक्शन, किसी नाटक में, किसी फिल्म में, किसी मंचित होने वाले कला विधान में जो कुछ घटित होते हुए दिखाया जाता है उसको एक्शन कहते हैं, उसको कार्य व्यापार कहते हैं। यानी जो कुछ मंच पर घटित हो रहा है वह कार्य व्यापार है। इनका कहना था कि त्रासदी जो है कार्य व्यापार का अनुकरण है। ये ध्यान रखिए कि कार्य व्यापार को अरस्तु जो है सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं, और इन्होंने त्रासदी को अनेक प्रकार के आभरणों से, अनेक प्रकार के आभूषणों से अलंकृत किया है। इन्होंने त्रासदी के विवेचन में बड़े मनोयोग से ध्यान लगाया है, और आपने देखा होगा कि उसके जो इन्होंने तत्व निर्धारित किए हैं वह सब बड़े ही वैज्ञानिक तत्व हैं। जैसे सबसे पहले इन्होंने कहा कि त्रासदी का एक कथानक होना चाहिए। तो कथानक पर जब इन्होंने विचार किया
तो कथानक के लिए इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं। इन्होंने इलियड और ओडिसी के कथानक को अपने ध्यान में रखा हुआ है, लेकिन अरस्तु कथानक को सुसंगठित होने पर जोर देते हैं। इनका कहना है जो अन्विति है, जो यूनिटी है, वह कथानक का आधारभूत तत्व है। किसी त्रासदी के कथानक में आदि होना चाहिए, मध्य होना चाहिए और अंत होना चाहिए, और यह यूनाइटेड होना चाहिए, एकान्विति होनी चाहिए, इसमें एक रूपता होनी चाहिए। किसी प्रकार का विचलन, किसी प्रकार का बिखराव, किसी प्रकार की टूटन जो है वह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इसके लिए संकलन त्रय की अवधारणा दी। उनका कहना था कि 3 चीजें कथानक में संकलित रूप में आनी चाहिए। पहली है यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी कार्य संकलन। उसमें जो कार्य व्यापार दिखाया जा रहा है वह संकलित हो। संकलित होने का मतलब यह है कि जो अच्छे पात्र हैं वह शुरू से लेकर अंत तक अच्छे रहेंगे, और जो बुरे पात्र हैं वह शुरू से लेकर अंत तक बुरे पात्र रहेंगे। यानी जो कार्य व्यापार वहां घटित होते हुए दिखाया जाएगा वह एक प्रकार के पात्रों की एक प्रकार की शैली को ही दर्शाएगा। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा पात्र पहले अच्छा है बाद में बुरा हो गया, या बुरा पात्र पहले बुरा था और बाद में अच्छा हो गया। तो उनका कहना है कि कार्य संकलन के लिए यह जरूरी है। दूसरी बात समय संकलन। समय संकलन का मतलब यह है कि जब त्रासदी की रचना की जाए तो उसके लिए उन्होंने कहा कि उसके कथानक में एक निश्चित काल खंड को ही रखा जाए। ऐसा नहीं कि उसका एक अंक जो है प्राचीन काल से संबंधित हो, दूसरा अंक मध्यकाल से संबंधित हो, तीसरा अंक जो है आधुनिक काल से संबंधित हो। यानी समय संकलन जो है, यूनिटी ऑफ टाइम जो है, वह जरूरी है। एक निश्चित काल खंड को ही वहां पर दिखाया जाए। तीसरी बात उन्होंने यूनिटी ऑफ प्लेस, स्थान संकलन की बात कही। यानी जिस स्थान की चर्चा की जा रही है उसी स्थान पर संपूर्ण कथानक को घटित होते हुए दिखाया जाए। ऐसा नहीं कि उसका पहला खंड जो है मकदूनिया से संबंधित है, दूसरा एथेंस से संबंधित है, तीसरा स्पार्टा से संबंधित है। यानी जहाँ की कथा वस्तु है वहीं से संबंधित हो। उसकी कथा वस्तु में स्थान का बहुत ज्यादा व्यतिक्रम जो है नहीं होना चाहिए, तभी कथानक जो है सुसंगठित रहेगा, उसमें एक रूपता रहेगी और पाठक या दर्शक को उसे समझने में और उसकी प्रभाव को आंकने में कोई गलती नहीं होगी। दूसरी बात उन्होंने कही चरित्र चित्रण। उनका कहना है कि त्रासदी के लिए जो चरित्र रखे जाते हैं उनमें त्रासदी तभी पैदा होगी जब अच्छे चरित्र, जो उत्तम पात्र हैं, जब वह संघर्ष करते हैं, दुख उठाते हैं, और जो खलनायक या बुरे पात्र हैं जब वह अच्छे पात्रों को दंडित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, यातना देते हैं, उनको कष्ट पहुंचाते हैं, तभी जो है त्रासदी पैदा होती है। इसलिए चरित्र चित्रण में जो है त्रासदीकार को बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। वह जिस प्रकार के चरित्र का नियोजन कर रहा है उसके निर्वाह में किसी प्रकार की गलती न होने पाए, किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाए। तीसरी बात उन्होंने पदावली या डिक्शन की बात कही है। उनका कहना है कि त्रासदी चूंकि एक प्रकार से गीत नाट्य या काव्य नाटक का प्राचीनतम रूप है, इसलिए उसमें पदों का उपयोग जो है बहुत सतर्कता और सावधानी से होनी चाहिए। इसके लिए भी उन्होंने उस समय की त्रासदियों के उदाहरण भी दिए हैं। और चौथी बात जो उन्होंने बताई वह है विचार। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी रचना में अगर उसकी श्रेष्ठता का कोई बड़ा कारक होता है तो वह विचार है, थॉट है। इसलिए तुलसीदास ने भी जो बरसई वरवार विचारू कहा था। तो विचार की महत्ता जो है हर बड़ा रचनाकार, हर बड़ा आलोचक जो है स्वीकार करता है। तो त्रासदी में भी कुछ ऐसे विचार, ऐसे संदेश जो है प्रचारित और प्रसारित किए जाएं जिससे राष्ट्र का, देश का, समाज का कल्याण हो। चाहे व्यक्तिगत रूप से मनुष्य ही क्यों न हो, मनुष्य के मन का उन्नयन हो, उसके मन का एक प्रकार से शुद्धिकरण हो, परिष्कार हो।
यह भी जो है विचार के अंतर्गत आता है। फिर उन्होंने पांचवी बात कही थी दृश्य विधान, जिसे विजुअल प्रिंसिपल्स कहते हैं। यानी त्रासदी में दृश्यों का नियोजन जो है बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए, जिससे उसके प्रस्तुतिकरण का जो प्रभाव है वह दर्शक पर, श्रोताओं पर बहुत अच्छा पड़े। और छठी बात जो उन्होंने कही थी त्रासदी के लिए, वह उन्होंने कहा गीत, यानी गीतों का नियोजन जो है वह जरूरी था। चूंकि त्रासदियों की प्रस्तुति के समय गीत जो है कथानक के बीच में कथा वस्तु को आगे बढ़ाने में और कई बार फिलर की भूमिका में आते थे, और गीतों की प्रस्तुति से श्रोता और दर्शक जो है सम्मोहित होते हैं, उत्तेजित होते हैं, उनका मानसिक रेचन होता है। इसलिए भी जो है इन्होंने गीत के महत्व को त्रासदी में बहुत ज्यादा उपयोगी बताया है। इसमें अगर इन सारे तत्वों का अगर हम आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण करें तो आप कह सकते हैं कि कथानक, चरित्र एवं विचार जो हैं ये तीनों अनुकरण के विषय हैं। यानी त्रासदी में इन तीनों चीजों का अनुकरण किया जा सकता है। इसके बाद जो दृश्य विधान है वह अनुकरण की पद्धति है। यानी किसी विचार को, किसी कथानक को, किसी चरित्र को कैसे अनुकृत रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, उसकी अगर कोई पद्धति बताने वाली बात है तो वह दृश्य विधान है। और तीसरी बात जो आप देख रहे हैं वह पदावली और गीत है, जो अनुकरण का माध्यम है। यानी पदावली और गीत के माध्यम से जो अभिनेता होता है वह अनुकरण को प्रस्तुत करता है। यानी इनके काव्य शास्त्र का जो अधिकांश क्षेत्र है वह त्रासदी सिद्धांत को समर्पित है। अरस्तु का त्रासदी सिद्धांत जो है उनकी प्रतिभा का उत्कर्ष है, यह उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है, और इसके कारण ही उनको विश्वव्यापी यश प्राप्त हुआ है। त्रासदी जीवन के सत्य से परिचय कराती है। सुंदर कलाकृति जो है वह त्रासदी में भी प्रस्तुत की जा सकती है। इसके लिए उन्होंने कहा था कि सुंदर त्रासदी के विवेचन के लिए या सृजन के लिए यह जरूरी है कि कलाकार के पास, रचनाकार के पास, त्रासदीकार के पास महान प्रतिभा हो, कल्पना शक्ति हो, और वह कल्पनात्मक सौष्ठव से, कलात्मक सौष्ठव से त्रासदी को सम्मोहक बनाए, जिससे श्रोताओं और दर्शकों के मन पर उसका विस्मयकारी प्रभाव पड़े। यह बात अरस्तु ने कही थी। अरस्तु का जो तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह आप जानते हैं कि विरेचन सिद्धांत है। इसका यूनानी भाषा में इसके लिए कथारसिस शब्द का प्रयोग किया जाता है। कथारसिस जो है चिकित्सा शास्त्र का, मेडिकल साइंस का शब्द है। विरेचन भी जो है आयुर्वेद का ही शब्द है। पहले जब किसी को उदर विकार होता था तो उसे जो वैद्य होते थे, चिकित्सा शास्त्री होते थे, वह कोई काढ़ा पिला करके जो उल्टी कराते थे तो उससे उसके उदर को शांति मिल जाती थी, उसका विकार जो है दूर हो जाता था। तो इस प्रक्रिया को रेचन कहा जाता है। उसी प्रकार से जब मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के भाव, अनेक प्रकार के विकार जमा हो जाते हैं तो उनके शुद्धिकरण कराने के लिए, उनके रेचन कराने के लिए त्रासदी को देखना जो है जरूरी है। इसलिए इन्होंने विरेचन सिद्धांत का विश्लेषण किया और इन्होंने कथारसिस के अंतर्गत यह बताने का प्रयास किया कि जो त्रासदी है उसमें या उसकी प्रस्तुति में विरेचन द्वारा करुणा और त्रास के भाव जो है वह उद्बुद्ध होते हैं और उनके सामंजन द्वारा अंत में आनंद की प्राप्ति होती है। यानी मनुष्य के मन में दो स्थायी भाव हैं, एक करुणा या शोक का भाव है और दूसरा भय या त्रास है। तो आदमी हमेशा दुखी रहता है। जयशंकर प्रसाद ने इसीलिए इस संसार को ही दुख दग्ध जगत कहा है। तो कहने मतलब यह है कि दुख और भय ये दो भाव ऐसे हैं
जो त्रासदी देखते वक्त दर्शक और श्रोता के मन में उद्बुद्ध होते हैं, उत्तेजित होते हैं, और जिसके माध्यम से उसके मन का परिष्कार होता है, शुद्धिकरण होता है, और मन के शुद्धिकरण के बाद उसके मन को जो विश्रांति प्राप्त होती है वही आनंद है। हमारे यहाँ रसानुभूति की जो प्रक्रिया है वह भी लगभग ऐसी ही है। रसानुभूति को जो हमारे यहाँ अनिर्वचनीय आनंद कहा गया है, ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है, तो उस आनंद की प्राप्ति जो है मानसिक शुद्धिकरण के बाद ही संभव है। यह बात जो है विरेचन सिद्धांत के माध्यम से अरस्तु कहते हैं। उनका यह भी कहना है कि विरेचन से भावनात्मक विश्रांति प्राप्त होती है, मनुष्य के भावों का परिष्करण होता है, शुद्धिकरण होता है, उसके भावों का शमन होता है। विरेचन मूल रूप से मनुष्य के मनोविकारों के शुद्धिकरण के लिए है, और ये सारी चीजें जो है त्रासदी के प्रस्तुति के दौरान दर्शकों के मन में होती हैं, और पाठकों, अगर कोई त्रासदी का पारायण कर रहा है, उसे पढ़ रहा है, तो उस पाठक के मन में होती हैं, या कोई सुन रहा है तो श्रोता के मन में होती हैं। तो इसलिए यह बहुत ही उपयोगी और स्वास्थ्यवर्धक सिद्धांत है। बाद के विद्वानों ने, जो परवर्ती आलोचक आते हैं अरस्तु के बाद, उन्होंने जिसे कहें कि इस विरेचन सिद्धांत की अलग अलग संदर्भों में व्याख्या की है। इसकी सबसे पहले धर्मपरक व्याख्या जो है प्रोफेसर गिलबर्ट मेरेन ने की है। उनका कहना था कि यूनान में डियोन्यूसस नामक देवता थे, जिनको लेकर के एक उत्सव किया जाता था। उस उत्सव में तमाम यूनानी अपने कलुष, अपने पाप का एक प्रकार से प्रायश्चित करते थे, जिसके बाद उनका शुद्धिकरण हो जाता था। तो डियोन्यूसस के समक्ष या उनके उत्सव में जब यूनानी अपने कलुष, अपने पाप और मृत्यु से मुक्ति का निदान प्राप्त कर लेते थे, अपने यहाँ जिसको मोक्ष कहा गया है, तो इस प्रकार के शुद्धिकरण को ही उन्होंने धार्मिक अर्थ दिया और उसी को विरेचन कहा। उनका कहना था कि अरस्तु ने धार्मिक रूप से डियोनिसस के उत्सव को अपने मन में अवचेतन में रखा होगा, इसलिए उन्होंने काव्य शास्त्र में उसका लाक्षणिक प्रयोग किया और भावों के उत्तेजन के द्वारा भावों के शमन, भावों के परिष्करण की बात कही, और उन्होंने आत्मिक शुद्धि और शांति की जो बात कही है वह एक प्रकार से धार्मिक है। इसलिए इसकी धर्मपरक व्याख्या जो है वही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा गिलबर्ट मेरेन का कहना था। इसके बाद के और विद्वान आते हैं जो इसकी नीतिपरक व्याख्या करते हैं। आप जानते हैं कि जर्मन विद्वान जो बार्नेज थे, उन्होंने इसकी नीतिपरक व्याख्या की। उनका कहना था कि मनुष्य का जो मन है वह अनेक प्रकार के मनोविकारों से आक्रांत रहता है, अनेक प्रकार के मनोविकारों का वह पुंज है, और त्रासदी जब रंगमंच पर इन्हीं तमाम मनोभावों को, इन्हीं तमाम आदिम वासनाओं को अतिरंजित रूप में प्रस्तुत करती है, तो उससे दर्शक के मन में उन भावों का उन्नयन होता है। वह भाव जो है उत्तेजित हो जाते हैं, वह भाव जो है उद्दीप्त हो जाते हैं, और उद्दीप्त होने के कारण उसके मन का, दर्शक के मन का, मनुष्य के मन का शमन होता है, शुद्धिकरण होता है, और अंत में उसे जो विश्रांति प्राप्त होती है, जो मानसिक परितोष प्राप्त होता है, वही एक प्रकार से विरेचन है। इसलिए उन्होंने कहा कि मनोविकारों के उत्तेजन द्वारा मनोवेगों की शमन एवं जो मानसिक विशतता की प्रक्रिया है, यह एक प्रकार से नैतिक है, क्योंकि यह मानसिक स्वास्थ्य का साधक है, मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करने वाला है। इसलिए उन्होंने इसको कहा कि इसकी नीतिपरक व्याख्या जो है वही ज्यादा सही है, वही होनी चाहिए, और उसी को इन्होंने ज्यादा उपयोगी माना। धर्मपरक और नीतिपरक व्याख्या के बाद और भी आलोचक आते हैं जो इसकी व्याख्या करते हैं। आगे चलकर प्रोफेसर बूचर आते हैं जो विरेचन सिद्धांत की कलापरक व्याख्या करते हैं, और उनका कहना था कि कला जो है वह
चूंकि कला का अभिव्यंजक सिद्धांत है, इसलिए त्रासदी का जो विश्लेषण है वह कलात्मक परितोष प्रदान करना है, उसका लक्ष्य जो है। चूंकि कलाकार अपनी प्रतिभा और अपने अभिनय के बल पर दर्शकों के मन में एक कलात्मक अनुभूति पैदा करता है, एक कलात्मक भाव जगाता है, इसलिए इसका कलात्मक अर्थ जरूरी है। उनका यह भी कहना था कि यह मनोभाव को कला के माध्यम से ढालकर परिष्कृत करके और ज्यादा स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करने का कार्य करता है। इसलिए विरेचन जो है उसका कलापरक अर्थ ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनका यह भी कहना था कि त्रासदी के प्रभाव को समझाने के लिए विरेचन जो है एक माध्यम है, इसको एक कला माध्यम की तरह देखने की जरूरत है। भारतीय परंपरा में विरेचन सिद्धांत की व्याख्या जो है बहुत सारे आलोचकों और विद्वानों ने करुण रस से की है। भवभूति का जो एक और रसा करुण एव है, जिसका स्थायी भाव आप जानते हैं शोक है, उससे भी इसकी तुलना की गई है। करुणा और भय ये दोनों दुखात्मक भाव हैं। आचार्य शुक्ल ने भी इसकी चर्चा की है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि दूसरों के दुख में दुखी होने का भाव ही करुणा है, लेकिन इसकी जो चरम परिणति है वह आनंद में होती है। इसलिए कलात्मक प्रस्तुति, त्रासदी की कलात्मक प्रस्तुति जो कि मनुष्य को आनंद प्रदान करती है, इसलिए विरेचन को उनका कहना था कि हमें उसको कलापरक अर्थ में देखने की जरूरत है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक ही सिद्धांत की व्याख्या पाश्चात्य जगत में तीन प्रकार के आचार्यों ने तीन दृष्टियों से की है। जो अरस्तु के सिद्धांत की शक्ति है, उसकी बहुस्त्रीता है, उसकी बहुलार्थता है। मित्रों, पश्चिमी जगत में अरस्तु का जो प्रभाव है वह लगभग 50 वर्षों तक एक प्रकार से एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट की तरह था। लेकिन आज भी पूरे पश्चिमी जगत में, चाहे यूनान हो, इटली हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड, अमेरिका हो, यानी वहाँ की जितनी भाषाएं हैं, हर भाषा के साहित्य में दो ऐसी विभूतियां हैं। एक महाकवि होमर हैं और दूसरे महामनीषी अरस्तु हैं, जिसको कोई चैलेंज नहीं करता, जिनके बारे में कोई बुरी बात कहने की हिम्मत नहीं करता। इन दोनों का जो सम्मान है, इन दोनों के प्रति जो आदर भाव है, इनको आप आज की भाषा में कहें कि इनके प्रति जो अंधश्रद्धा है वह इतनी ज्यादा है कि भारत में आपको ऐसा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद जो अगले विचारक आते हैं, काव्य शास्त्रीय आलोचक, उनका नाम लोंजाइनस है। यूनानी नाम लोंगिनुस भी माना गया है। इनका जन्म यूनान में हुआ था, लेकिन कब हुआ था यह स्पष्ट नहीं है। इसलिए पहली शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी के बीच लोंजाइनस का जन्म माना जाता है। और पश्चिमी जगत के लोग, विशेष करके यूनान में हेरोदोतस नामक 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही इतिहासकार हुआ था। और पश्चिमी इतिहासकार दावा करते हैं कि पूरे विश्व में अगर किसी के पास इतिहास लिखा हुआ है, प्रामाणिक इतिहास है, तो वह उनके पास है, पश्चिमी इतिहासकारों के पास है। लेकिन उनकी विडंबना को, उनकी विसंगति को भी दुनिया के सामने रखने वाला यह बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है कि जब लोंजाइनस के जन्म काल को आज तक वह निर्धारित नहीं कर पाए। वह पहली शताब्दी में पैदा हुआ था कि वह तीसरी शताब्दी में पैदा हुआ था। 300 वर्षों के बीच लोंजाइनस के जन्म काल को लेकर आज भी पश्चिमी इतिहासकार जो है जूझ रहे हैं। तो मेरे कहने मतलब यह है कि जो लोग भारतीय इतिहास लेखन पर हंसते हैं या हमारा मजाक उड़ाते हैं, उनका खुद का भी इतिहास जो है बहुत ज़्यादा प्रामाणिक और सुरक्षित नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। इसलिए उन्हें भी एक प्रकार से दोबारा आत्ममंथन करने की जरूरत है। मित्रों, लोंजाइनस की एकमात्र पुस्तक है जिसका नाम फिर इप्सुस है। 60 पृष्ठों की पुस्तक है और उसमें 44 अध्याय हैं। लोंजाइनस को वह पुस्तक जो है एक दार्शनिक, काव्य शास्त्री, आलोचक और वक्ता सिद्ध करती है। कोई भी व्यक्ति अगर मौलिक, नवीन और गहनता से युक्त कार्य कर रहा है तो वह कम कार्य के बावजूद कैसे अमर हो सकता है,
कैसे कालजयी हो सकता है, इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण लोंजाइनस है, जिनकी 60 पृष्ठों की पुस्तक और एकमात्र सिद्धांत, जिसको आप काव्य में उदात्त तत्व कहते हैं या उदात्त सिद्धांत कहते हैं, वह उनको विश्वव्यापी यश प्रदान करता है, उन्हें कालजयी बना देता है। यानी जब लोंजाइनस की पुस्तक पेरियुस्सुस लिखी जाती है और उसमें 44 अध्याय 60 पृष्ठों में पूरे होते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ अध्याय 1 पृष्ठ के हैं और कुछ अध्याय 1.5 पृष्ठ के हैं और कुछ अध्याय मात्र पैराग्राफ के हैं या कुछ कुछ पंक्तियों के ही हैं। यानी इस प्रकार से बहुत ही सूत्र रूप में, बहुत ही संश्लिष्ट रूप में गहनता के साथ सिद्धांत का विवेचन करना कोई आप कह सकते हैं कि आसान कार्य नहीं था, यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। उन्होंने जब पेरियुस्सुस लिखा और उदात्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इनका ग्रंथ जो है लगभग 1500 साल तक गायब ही रहा, अब उसकी चर्चा नहीं हो पाई। सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि इनके ग्रंथ को ढूंढने का कार्य जो है सबसे पहले 1652 ईस्वी में जॉन हॉल ने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था और इसको खोजने का श्रेय जो है इटली के विद्वान रोबेर्टोलो को दिया जाता है, जिन्होंने 1554 ईस्वी में इस ग्रंथ को खोज निकाला था। और बाद में इसका जो श्रेष्ठतम अनुवाद देखने को मिला वह फ्रेंच विद्वान बॉयलो करके हैं, जिन्होंने 1674 ईस्वी में आंदा समलाइन के नाम से इसका अनुवाद किया। तो जो सबलाइम या उदात्त सिद्धांत है वह विश्व का अनूठा सिद्धांत है, क्योंकि उस सिद्धांत से आप क्लासिकिस्ट आलोचना का, आप जातिवादी आलोचना का भी उत्कर्ष देख सकते हैं। और उसमें चूंकि काव्य के प्रभाव शक्ति का विश्लेषण किया गया है, इसलिए आप उसको स्वच्छंदतावादी रोमांटिक आलोचना के प्रवर्तन का आरंभिक अध्याय भी मान सकते हैं। तो दो सिद्धांतों का प्रतिपादन एक सिद्धांत में कैसे हो सकता है, दो अंतर्दृष्टियों का संश्लेषण कैसे हो सकता है, इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण जो है आप उदात्त सिद्धांत में देख सकते हैं। लोंजाइनस ने जब उदात्त सिद्धांत का विवेचन किया तो उन्होंने कहा कि उदात्त जो है अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष है। यानी जब कोई रचनाकार अपनी घनीभूत संवेदना में लिख रहा होता है तो कई बार ऐसी उत्कृष्ट और अद्भुत पंक्तियां लिख जाता है कि वह बाद में स्वयं भी चाहे तो उससे बेहतर नहीं लिख सकता है। इसलिए अगर आप उदात्त साहित्य की खोज करेंगे तो पूरे विश्व में बहुत कम मात्रा में आपको यह चीजें जो है मिलेंगी। आपको ऋग्वेद में मिल जाएगा, उपनिषदों में 1-2 प्रसंग आएंगे, वाल्मीकि रामायण में जो किष्किंधा कांड है उसमें मिलेगा, और इसके महाभारत के वन पर्व और युद्ध पर्व में आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से कालिदास के कुमार संभवम रघुवंशम में देख सकते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम में देख सकते हैं, बाण भट्ट की कादम्बरी में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भवभूति के उत्तर रामचरितम में, जायसी के पद्मावत में, विशेष करके नागमती वियोग खंड, मानसरोदक खंड में आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से रामचरित मानस के किष्किंधा कांड में और तुलसी की दूसरी रचनाओं में भी उदात्त आपको मिल जाएगा। बिहारी के 1-2 दोहे में और घनानंद के कुछ कवित्व में भी आप पा सकते हैं। साकेत के 9वें सर्ग में प्रसाद की जो लहर संकलन की कविताएं हैं आंसू और कामायनी में पा सकते हैं। निराला की राम की शक्ति पूजा सरोज स्मृति और तुलसीदास में पा सकते हैं। अज्ञे की कविता असाध्य वीणा में पा सकते हैं और मुक्तिबोध की अंधेरे में पा सकते हैं। यानी अगर उदात्त तत्व अभिव्यंजना का कैसे अनिर्वचनीय प्रकर्ष है, इसे देखना चाहें तो विश्व साहित्य में अब बहुत थोड़ा मिलेगा। जो विश्व साहित्य का श्रेष्ठतम है वही उदात्त है। यह मान करके हमें उदात्त का विवेचन करना चाहिए। इन्होंने उदात्त
किसी रचना में कैसे आता है उसका भी बहुत विस्तार से और बड़ी अंतर्दृष्टि के साथ विश्लेषण किया है। इनका कहना है कि उदात्त का कार्य जो है वह अनुनयन नहीं है, यानी परसुएशन नहीं है, बल्कि सम्मोहन है। यानी जो कृति, जो रचना उदात्त होती है वह मानव मन पर जादुई प्रभाव डालती है। ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए, यह जो है उदात्त है। यानी किसी रचना से साक्षात्कार करते वक्त, किसी रचना से जूझते वक्त अगर आपके होशो हवास उड़ गए, वह रचना आप पर इतनी ज्यादा हावी हो गई कि आप अपनी व्यक्तिगत सत्ता भूल गए, यही जो है उदात्त है। उनका यह भी कहना, जैसे कामायनी के लज्जा सर्ग में आप अगर उदात्त का उदाहरण देखना चाहें तो आज इससे अंत तक एक साथ पढ़ते जाएंगे और आपके ऊपर एक जादुई, कविता का जादू कैसे सम्मोहनकारी प्रभाव डालता है वह आप वहां पर देख सकते हैं। इन्होंने उदात्त के कुछ स्रोत या तत्व बताए हैं। जैसे पहला तत्व इन्होंने कहा कि विषयगत गरिमा है, यानी उसी रचना में उदात्त आ सकता है जिसकी विषय वस्तु विराट हो, विषय वस्तु में एक गरिमा हो। यानी किसी भी लघुता के प्रति दृष्टिपात जैसे यथार्थवाद है, किसी भी अगर हम तुच्छ विषय वस्तु पर रचना लिख रहे हैं तो वह उदात्त नहीं हो सकती। यानी उदात्त होने के लिए निराला को भी राम की शक्ति पूजा लिखनी पड़ती है। भिक्षुक पर भी उनकी कविता है। भिक्षुक कविता यथार्थवादी हो सकती है लेकिन उदात्त नहीं हो सकती है। उदात्त के लिए विषय वस्तु की गरिमा का होना जरूरी है। उसके बाद दूसरी बात उन्होंने बताई तीव्र भावावेश, यानी जो अनुभूति की तीव्रता है। जब किसी रचना में अनुभूति पूरे आवेग के साथ, पूरी तीव्रता के साथ आती है तो उसी को अनुभूति की तीव्रता कहते हैं, तब उदात्त की सृष्टि होती है। हिंदी कविता में जो प्रसाद का आंसू काव्य है उसमें अनुभूति की तीव्रता सबसे ज्यादा है। उसके बाद निराला की राम की शक्ति पूजा में भी अनुभूति की आप वैसी ही तीव्रता देख सकते हैं। तुलसी के यहाँ भी कवितावली में ऐसे कई प्रसंग आते हैं जहाँ अनुभूति की तीव्रता आप देख सकते हैं। जब वह जाति प्रथा का खंडन करते हैं, धूत कहाओ धूत कहाओ, तो यानी वही उदात्तता आती है, वही तीव्रता आती है। यह जो है बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद इन्होंने समुचित अलंकार योजना पर बहुत ज्यादा जोर दिया। इनका कहना था कि कविता में अलंकार जो है वह शरीर और त्वचा की भांति सहजात होने चाहिए। जिस प्रकार से अगर मनुष्य की त्वचा को निकाल दिया जाए उसके शरीर को आप पहचान नहीं सकते, उसी प्रकार से रचना में अलंकार का प्रयोग इस प्रकार से होना चाहिए कि उसके बगैर उस रचना का, उस काव्य का पूरा स्वरूप ही जो है बिगड़ जाए। इन्होंने होमर की अनेक पंक्तियों का सोदाहरण जो है विश्लेषण किया है और यह बताने का कार्य किया है कि समुचित अलंकार योजना कैसे होती है। होमर ने जो भय का वर्णन किया है उनकी पंक्तियों को और अरातुस की पंक्तियों का इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया है। मैंने अपनी पुस्तक में जो लिखा है उसमें से मैं केवल एक छोटा सा उदाहरण जो है आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। होमर की पंक्तियां हैं जिसको लोंजाइनस कोट करते हैं। ये कहते हैं कि टूट पड़ा हुआ उन पर जैसे उठकर श्याम घटाओं से झंझा स्फीत तरंग सिंधु की किसी पोत पर टूट पड़े, आच्छादित कर उसे फेन के शुभ्र कफन की चादर से गरज उठे उसके पालों में झंझा नील की उच्छ्वासें, और देख अपने प्राणों को महाकाल के चंगुल में त्रस्त भीत उसका नाविक दल त्राहि त्राहि कर कांप उठे। यानी जब आप समंदर में आपकी नौका फंसी हुई है, भयावह सुनामी और तूफान आया है और आपको लग रहा है कि अगली लहर जो है निगल जाएगी, उस समय जो भय की अनुभूति होती है, इनका कहना है कि वही जो है उदात्त है और वही जो है समुचित अलंकार योजना है, क्योंकि वो वहां उसको बचाने वाली कोई चीज नहीं है। जब मृत्यु पूरी तरह से तय है, कन्फर्म है, तो उस समय जो भय की अनुभूति होती है उससे विकट, उससे भयावह अनुभव नहीं हो सकता।
इसके ठीक विपरीत उन्होंने अरातुस की एक पंक्ति कोट की है। वहां अरातुस ने लिख दिया था कि और एक पतला तख्ता उन्हें मौत से बचा रहा है, यानी एक पतला सा तख्ता जो है उन्हें मौत से बचा रहा है। इनका कहना था कि यह बहुत सस्ती और हल्की पंक्ति है क्योंकि यह भय को कम कर रही है। हमारे यहाँ हिंदी में कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। अगर एक पतला तख्ता भी बचाने के लिए उपलब्ध है तो जब इसका मतलब मृत्यु कन्फर्म नहीं है, इसका मतलब है कि भय जो है कम हो जाता है। इसलिए इन्होंने कहा कि समुचित अलंकार योजना का मतलब यही है कि अलंकार इस रूप में आए, वह दिखाई न पड़े और उसके बगैर कलाकृति के काव्य के स्वरूप को पहचानना ही लगभग मुश्किल हो जाए। फिर अगली बात उन्होंने कही थी उत्कृष्ट भाषा। इनका कहना था कि उदात्त लाने के लिए उत्कृष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। भाषा का अपना एक मानक और परिनिश्चित रूप होता है, उसका ही प्रयोग होना चाहिए। लेकिन इनका ये भी कहना था जैसे पात्र हो, उनकी जैसी मानसिक स्थिति और अवस्था हो, उसके अनुसार भाषा के रूपों का हमें वैविध्य प्रस्तुत करना चाहिए, उसका अनुप्रयोग करना चाहिए। इनका कहना है कि सर्वत्र गरिमामयी और भारी भरकम शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे फिलिप को अपने पेट में बातों को पचा ले जाने की अद्भुत शक्ति थी, तो इस प्रकार के वाक्य से भी काम चल सकता है। लेकिन उनका ये कहना था कि अगर हम सर्वत्र हर पात्र के लिए गूढ़, क्लिष्ट और गरिमामयी शब्दावली का प्रयोग करेंगे, उदात्त नहीं आ सकता। जैसे छोटे से बालक के मुखड़े पर, उसके चेहरे पर अगर हम किसी भयावह राक्षस का या रावण का मुखौटा लगा देंगे, उससे कोई भयभीत नहीं होगा, उल्टे हंसेगा। इसी प्रकार से इनका कहना था कि भाषा में शब्दावली का प्रयोग जो है पात्रों की मन स्थिति, उनकी मानसिक अवस्था के अनुरूप होना चाहिए, पात्रानुकूल होना चाहिए, परिस्थिति के अनुरूप होना चाहिए। उनकी जो मानसिक क्षमता है, उनका जो मानसिक धरातल है, उसको प्रकट करने वाला होना चाहिए। लेकिन यथासंभव हमें उत्कृष्ट और मानक रूप का ही व्यवहार करना चाहिए, तभी उदात्त की सृष्टि हो सकती है। फिर अंतिम बात इन्होंने कही थी गरिमामय रचना विधान। इनका कहना था कि किसी भी रचना में जो विधान है, उसका एक प्रकार से जो नियोजन है, जैसे कोई इमारत खड़ी की जाती है तो उसको कैसे सुपरिणत रूप दिया जाता है, उसी प्रकार से कोई रचना कैसे सुपरिणत है, कैसे सानुपातिक है, सौंदर्य जो है अनुपात में पैदा होता है, इसलिए उसका सानुपातिक और सुपरिणत रूप जो है वह जरूरी है। लेकिन वह गरिमामय होना चाहिए, उसका अपना एक उत्कृष्ट रूप होना चाहिए, उसका उत्कर्ष जो है रचना में दिखाई पड़ना चाहिए। उसके बाद इन्होंने उदात्त के बाधक तत्व पर भी विचार किया। इनका कहना था कि कई बार रचनाकार या कलाकार अपनी ही गलती से उदात्त की सृष्टि करते करते रह जाते हैं, उनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो उसमें उन्होंने शब्दाडंबर को कहा है कि कुछ लोग शब्दों का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, उसका एक आडंबर प्रस्तुत करते हैं। तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, या चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यानी जब एक ही प्रकार के अनुप्रास को लाने के लिए शब्दों की आवृत्ति की जाती है, उससे जो अनुभूति की तीव्रता है, जो वस्तु विधान है, वह कहीं न कहीं खंडित और विपर्यस्त होता है, बिगड़ता है। इस कारण से शब्दों का आडंबर नहीं करना चाहिए। बहुत आसान से शब्दों में भी उदात्त आ सकता है। जैसे कामायनी में श्रद्धा जो है अपने होने वाली संतान के लिए जब सुख का आयोजन करती है तो बहुत आसान शब्दों में कहती है। कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए ऐसा ही ख्याल लाती है अपने मन में। वह कहती है कि झूले पर उसे झुलाऊंगी, दुलराकर लूंगी बदन चूम, मेरी छाती से लिपटा वह घाटी से लेगा सहज घूम। यहाँ भी उदात्त आ जाता है, यानी शब्दाडंबर की जरूरत नहीं है उदात्त को लाने के लिए। दूसरी बात भावाडंबर है। उनका कहना था कि कई बार बहुत सारे कवि ऐसे होते हैं जो भावों का आडंबर करते हैं, ऐसे ऐसे भावों को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं तो उनका आवेग को, उनका एक उग्र रूप तो दिखाई देता है। भावाडंबर एक प्रकार से फेनोज्वल उच्छ्वास है। जैसे झाग या फेन जो है
गंदले पानी में ऊपर ऊपर दिखाई देता है और पानी की गहराई का पता नहीं चलता, उसी प्रकार से भावाडंबर होता है, उससे भी बचने की जरूरत होती है। और बहुत सारी कविताओं में इस प्रकार का भावाडंबर आप देख सकते हैं। तीसरी बात उन्होंने कही कि बालिशता या बचकानापन। कई बार बहुत सारे लोग जो है बहुत बड़ी बात को भी बचकाने ढंग से कह जाते हैं। ऐसा उदाहरण देते हैं जो बहुत ज्यादा हल्का होता है। इनका कहना है कि इस प्रकार के बचकानेपन से भी बचने की जरूरत है, नहीं तो उससे उदात्त तत्व जो है बाधित होता है, रचना में उदात्त नहीं आ पाता है। इनके जो आलोचक थे उनमें स्टॉक जेम्स जो हैं वह बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उन्होंने जब इन पर लिखा तो उन्होंने लोंजाइनस को विश्व का पहला रोमांटिक आलोचक कहा। उन्होंने कहा कि रोमांटिक आलोचना का प्रवर्तन करने वाले हैं उसके प्रथम पुरुष हैं। मूल रूप से इनका जो सिद्धांत है वह क्लासिकिस्ट आलोचना, अभिजात्यवादी आलोचना पर भी लागू होता है। क्योंकि इन्होंने काव्य के प्रभाव, उदात्त के प्रभाव की भी चर्चा की है, इसलिए आप कह सकते हैं कि इनका जो सिद्धांत है वह रोमांटिक आलोचना पर, स्वच्छंदतावादी आलोचना पर भी लागू होता है। लोंजाइनस विश्व के पहले चिंतक हैं जिन्होंने प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया है। और इनका कहना है कि जो उदात्त है यह प्रकृति के बहुत सारे चित्रों में भी, आप दृश्यों में भी आप देख सकते हैं। आंधी में देख सकते हैं, सुनामी में देख सकते हैं, विशाल प्रपात में देख सकते हैं। जब नदी बेरोक टोक अपने तटबंधों को तोड़ती है तो उस समय भी आपको उदात्तता के दर्शन हो सकते हैं। बिजली के लरजने में जो सौंदर्य बोध है वह भी उदात्त हो सकता है। बादलों की गर्जना में भी आप उदात्त के दर्शन कर सकते हैं। और शरद पूर्णिमा की चांदनी में भी उदात्त के दर्शन हो सकते हैं। यानी उदात्त जो है वह प्रकृति में भी व्याप्त है और कलाकृति में लाने का कार्य जो है रचनाकार अपनी अंतर्दृष्टि, विश्व संदृष्टि और सुपरिणत कला व्यवस्था के माध्यम से करता है। और इसीलिए इन्होंने बार बार कहा कि साहित्यकार को अपनी तर्क शक्ति के बजाय कल्पना शक्ति पर जोर देना चाहिए। उदात्त का संबंध जो है प्रतिभा से है, कल्पना शक्ति से है, तर्क शक्ति से नहीं है। और कल्पना को भारतीय परंपरा में प्रतिभा ही कहा गया है। हमारे यहाँ प्रतिभा नवोन्मेषशाली प्रज्ञा कहा गया है कि प्रज्ञा या प्रतिभा जो है नए नए उन्मेष करने में समर्थ होती है। वही बात जो है प्रकारांतर से उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक लोंजाइनस करते हैं और प्रतिभा की महत्ता को प्रतिपादित करते हैं और विश्व की आलोचना को बहुत छोटे से ग्रंथ में एक श्रेष्ठतम सिद्धांत प्रदान करते हैं, जिसके आधार पर आप विश्व के तमाम श्रेष्ठ साहित्य का विश्लेषण कर सकते हैं। आप जानते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र ने स्वयं कामायनी का विश्लेषण और मूल्यांकन जो है कामायनी के अध्ययन की समस्याएं नामक ग्रंथ में लोंजाइनस के उदात्त सिद्धांत के आधार पर ही किया है। तो कहने मतलब इस सिद्धांत की जो प्रासंगिकता है, उपयोगिता है, आज भी यथावत बनी हुई है। तो आपने हमें महामनीषी अरस्तु और लोंजाइनस जैसे दो श्रेष्ठतम यूनानी विचारकों से बातचीत करने का मौका दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत हंसराज महाविद्यालय और प्रोफेसर रमा मैडम का और उनके पूरे हिंदी विभाग का आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित रूप से आपका व्याख्यान सुनकर जो पंक्ति आपने कोट की कि ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए, तो सर निश्चित रूप से हम सब के होश उड़े तो नहीं, लेकिन एक नई दिशा की तरफ जरूर मुड़े, जहां पर हमें इन दोनों ही पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों के काव्य सिद्धांतों को नए ढंग से समझने का अवसर मिला। सर आपका बहुत बहुत आभार। और सर मुझे आपका व्याख्यान सुनकर मोनियर विलियम की पंक्तियां याद आती हैं। उन्होंने लिखा है कि यूरोप से प्रथम दार्शनिक प्लेटो और पिथागोरस दोनों ही दर्शन शास्त्र के संबंध में भारतवासी हिंदुओं के सब तरह से ऋणी हैं। तो सर निश्चित रूप से
जो हम भारतीय ज्ञान परंपरा और चिंतन परंपरा का प्रभाव देखते हैं वो समूचे विश्व में है, लेकिन यह भी सत्य है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों ने उसे अपने देशकाल की परिस्थितियों में घटित किया है, उसके अनुसार विश्लेषित किया है, और आज हमने नए ढंग से इन दोनों ही विद्वानों को समझने का हमें आपके व्याख्यान के माध्यम से अवसर मिला है। हमने उसे समझा है। जो उदात्त की बात सर आपने कही, तो भारतीय चिंतन तो अपने आरंभ से ही उदात्त की और श्रेष्ठ की ही सृजना करता आया है, चाहे वह वाल्मीकि के रामायण ग्रंथ के माध्यम से हम देखें, चाहे वेद व्यास के महाभारत के माध्यम से देखें, और चाहे जो आपने बिल्कुल आधुनिक संदर्भ जयशंकर प्रसाद की कविताओं का दिया, तो वहां पर हम इस बात को बिल्कुल साक्षात देख सकते हैं जब वो लिखते हैं कि अमृत वीर पुत्र हो बढ़े चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो। तो ये उदात्त का एक सर्वश्रेष्ठ रूप हम देख सकते हैं, और समय समय पर प्रत्येक विद्वान ने उस दिशा में प्रयास किया है। सर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और यह व्याख्यान हम सबके लिए ज्ञानवर्धक हुआ ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आदरणीय रमा मैम शायद कुछ कहना चाह रही हूँ। नहीं, मैं तो सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ। बहुत ही बढ़िया व्याख्यान रहा सर, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी वेद प्रकाश जी। मैं आमंत्रित करता हूँ भाई डॉक्टर महेंद्र प्रजापति जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए, क्योंकि सारी संकल्पना में तमाम विभाग के सहयोगियों का, मित्रों का जो साथ मिला, जो स्नेह मिला, वो मेरे लिए बड़ा प्रेरक रहा। भाई प्रेम प्रकाश मीणा जी ने निरंतर इसमें अपने सुझाव दिए हैं, लेकिन मैं यहाँ औपचारिक रूप से भाई महेंद्र जी को आमंत्रित करता हूँ कि धन्यवाद ज्ञापन करें। महेंद्र जी सुन रहे हैं क्या मुझे? महेंद्र को शायद आवाज। प्रेम जी, प्रेम प्रकाश जी मुझे सुन रहे हैं क्या? डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी। देखो अभी प्रभांशु नजर आ रहे थे, प्रभांशु हैं शायद। प्रभांशु जी, प्रभांशु जी। जी सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। प्रभांशु जी आपसे निवेदन करूंगा कि औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम के लिए आप धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। जरूर सर, बहुत ही सुंदर व्याख्यान रहा, जैसा कि प्रतिक्रिया से भी सर पता चल ही रहा है, और सर को कई अवसरों पर विज्ञान भवन में भी, वैसे महेंद्र सर आ गए हैं, महेंद्र सर आप ही औपचारिक रूप से धन्यवाद। महेंद्र आवाज आ रही है? महेंद्र सर सुन रहे हैं? जी आ रही है, आवाज आ रही है। आइए महेंद्र जी, धन्यवाद ज्ञापन कीजिए। नमस्कार सर, करुणाशंकर उपाध्याय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जब से सर ये कोरोना काल शुरू हुआ है, हंसराज कॉलेज हम रमा मैम के नेतृत्व में लगातार हम लोग सर तमाम तरह के वेबिनार और सेमिनार हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये था कि कुछ ऐसे भी बीच बीच में वेबिनार होते हैं जो खास करके जो छात्र हैं, जो उनके सिलेबस से भी जुड़ा हुआ हो, उनके लिए लाभदायक हो। तो इस क्रम में पहला व्याख्यान जो है हमने मैम से बात हुई और आपका नाम लिया गया। तो सर आपने बहुत अच्छी तरीके से, इतने अच्छी तरीके से आपने ये, जैसे हम जिस तरीके से चाह रहे थे कि ये क्लास लेक्चर हो, जैसे लगे क्लास में कोई समझाया जा रहा है, तो आपने सर अपने व्याख्यान में छात्रों को तो फायदा होगा ही होगा, हमारे लिए भी बहुत उपयोगी यह व्याख्यान रहा। तो मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। के कार्यक्रम के संयोजक वेद प्रकाश जी और अंशु जी और रमा मैम का विशेष आभार। अमित जी हमारा हमेशा सहयोग करते हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं सभी प्रतिभागियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे अभी आज हमारे 2 कार्यक्रम और भी हैं, आप उन कार्यक्रमों से भी जुड़िए। हंसराज कॉलेज का फेसबुक लिंक मैंने इस पर डाल दिया है, वहाँ से आप जा करके उसकी सूचना ले सकते हैं। तो अंत में फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और हम इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार मैडम, धन्यवाद सर, धन्यवाद, नमस्कार सर, धन्यवाद वेद प्रकाश जी, धन्यवाद महेंद्र, धन्यवाद प्रभांशु जी, थैंक यू मैम। प्रमाण पत्र का लिंक डाल दिया गया है, उसे आप सावधानी से भर के प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक पे भी जो लोग सुन रहे हैं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है, आप लोग वहां से फॉर्म भर के प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अभी अमित सर 5 मिनट फेसबुक लाइव अब बंद कर सकते हैं, और 5 मिनट बाद यहाँ बंद कर दीजिएगा, लिंक जब लोगों को मिल जाए
तब बंद कर सकते हैं। जी प्रभाषी जी, ठीक है ओके। ये मिलिंद जाधव जी, लिंक कई बार भेज दिया गया, आप क्यों मैसेज कर रहे हैं कि लिंक नहीं आया है?